अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, जनरल रफ सा आइडिया लिया था, इंट्रोडक्शन लिया था हमने केमिकल बॉन्ड के बारे में। तो आज का लेक्चर हमारा जो है वो है कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड, यानी केमिकल बॉन्ड बनने की वजह क्या है, क्यों केमिकल बॉन्ड बनाना पड़ा। तो इसके अंदर दो थ्योरीज़ हैं। एक आजकल की जो लेटेस्ट थ्योरी है जो कि नॉर्मली अब ज़्यादातर वही चलती है, और एक पुरानी थ्योरी है। हम दोनों थ्योरीज़ को देखेंगे। पहले हम पुरानी थ्योरी को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो है वो आजकल की जो लेटेस्ट थ्योरी चल रही है उसको देख लेंगे, और उसके बाद हम आर्टिकल को जो है वो क्लोज़ कर देंगे, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एटम आपस में केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, वजह क्या है, क्यों एटम को ज़रूरत पड़ जाती है। आपने कभी नोट किया कि अगर हम बात करें तो आज तक पीरियोडिक टेबल अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। लेकिन अगर एलिमेंट्स के मिलने से बनने वाले कंपाउंड्स की बात की जाए तो वो करोड़ों में। इसकी वजह क्या है? आप देखेंगे, सबसे पहली बात याद रखनी कि कोई भी एटम केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाते हैं कि वो स्टेबल हो जाए। यानी पहला रूल याद रखें कि स्टेबल होने के लिए, अब जो मैंने बात की आपसे कि दो मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं, दोनों थ्योरीज़ जो है वो स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगी। अब देखें कि अगर एलिमेंट्स की तादाद 118 है लेकिन कंपाउंड जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा कंपाउंड्स आज दुनिया में मौजूद हैं, तो उसकी वजह ये है कि कंपाउंड्स, यानी जब एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड बनने के बाद वो स्टेबिलिटी की तरफ आते हैं। तो इसलिए आज हम बात करते हैं कि कंपाउंड्स की तादाद दुनिया के अंदर ज़्यादा है और एलिमेंट्स की तादाद दुनिया के अंदर कंपाउंड्स की निस्बत बहुत ही ज़्यादा कम है। तो आइए हम बात करते हैं कि एटम जो स्टेबल होना चाहता है उसकी कौन कौन सी दो थ्योरीज़ हैं। पहली थ्योरी जो है वो ये बात करेंगे, हमने बचपन में एक रूल पढ़ा था 8, 9, 10th के लेवल के ऊपर केमिस्ट्री के अंदर, कि कोई भी एटम अगर स्टेबल होना चाहते हैं तो उसे ऑक्टेट रूल को फॉलो करना पड़ता है। ऑक्टेट रूल से क्या मुराद है कि कोई भी एटम अपने अगर वैलेंस शेल के अंदर, वैलेंस शेल कहते हैं कि अगर आप एटम का कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसका जो आखिरी शेल होता है उसको वैलेंस शेल का नाम देते हैं, और उस वैलेंस शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लेट सपोज कि मैं यहाँ पे हल्का सा आइडिया देता हूँ कि आपके पास ये एक एटम है, एटम का न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, यहाँ पे पहले शेल के इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरा शेल आखिरी शेल है, तो अब ये जो दूसरा शेल यानी जो आखिरी शेल होगा इसको हम लोग नाम देंगे वैलेंस शेल का, और इस वैलेंस शेल के जितने इलेक्ट्रॉन होंगे हम इसको नाम देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। तो एटम की कोशिश ये होती है कि अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले। अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की वजह क्या है कि हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 18 जो है वो नोबल गैसेस का ग्रुप है। अब नोबल गैसेस की अगर बात की जाए तो हीलियम को निकाल के, ये नोबल गैसेस के नाम लिखे हैं, हीलियम है, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। हीलियम को अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए तो हीलियम के अलावा बाकी जितने भी नोबल गैसेस हैं नॉर्मली तो इनके वैलेंस शेल के अंदर इनके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, तो नोबल गैसेस स्टेबल होती हैं। इनको हम लोग इनर्ट भी कहते हैं। इसकी वजह ये है कि नोबल गैसेस का जो आखिरी शेल है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा होता है। इनके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, और अगर इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो इन्हें किसी के साथ केमिकल बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये पहले ही स्टेबल है। तो मैंने आपको बताया कि एटम बॉन्ड उस वक्त बनाता है जब उसे स्टेबल होना पड़ता है, यानी उसे स्टेबल होने की ज़रूरत पेश आती है। अगर नॉर्मली बात करें एटम स्टेबल नहीं है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता, लेकिन जब वो किसी के साथ बॉन्ड बना लेता है तो बॉन्ड बना के वो अपना ऑक्टेट रूल फॉलो कर लेता है, उसके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, वो स्टेबल होता है। तो हम कहते हैं इसलिए एटम आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के एक दूसरे को स्टेबल कर देते हैं। तो पहली थ्योरी ये समझी जाती थी कि एटम जो है वो नोबल गैस, अब कोई भी एटम अगर स्टेबल होना चाहता है तो नोबल गैस उनके लिए एक क्राइटेरिया है कि अगर वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस जैसी बना लेते हैं तो वो स्टेबल हो जाएंगे। नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखें तो ये मैंने आखिरी शेल यानी उनका जो वैलेंस शेल है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ की है। नियोन है तो उसकी 2s2 2p। अगर नॉर्मली नियोन की पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करूँ तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p। तो ये 2 और ये 2 यानी ये आखिरी शेल है, तो ये आखिरी शेल के सब शेल हैं, इसलिए हम लोग 2s और 2p यानी वैलेंस शेल के बारे में हम बात करें, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर नोबल गैस जैसी हम अटेन करना चाहते हैं तो नोबल गैस के वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। सेम इसी तरह अगर आर्गोन की कंप्लीट 1s2 2s2 2p6 और 2p6 के आगे 3s2 और 3p6, तो ये आखिरी शेल है 3s2 और 3p6। तो अगर आप देखें तो इसका ये आखिरी शेल था, इसका ये आखिरी शेल है। क्रिप्टॉन की बात करें तो 4s2 4p6। तो इन सारों के अंदर अगर देखें तो P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन और S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। इसके अंदर आर्गोन की बात करें तो 3s2 और 3p6 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। क्रिप्टॉन की बात करें तो 4s2 और 4p6 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। तो इनके सारों के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। और अगर इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, यानी देखिए ये दोनों नंबर सेम है,
कोई भी नंबर हो सकता है, 2 है, 3 है, 4 है, तो कोई भी नंबर हो सकता है, तो हम उसकी जगह लगा देते हैं n। यानी इनकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है ns2 और np6। n का मतलब कोई भी नंबर है और ये दोनों नंबर सेम होंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 2s और 2p, 2s के अंदर, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर 6, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर 6, तो n यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। तो ये जनरल रफ सा आइडिया है। तो अब एटम अगर स्टेबल होना चाहते हैं, उसके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है, तो उसको मुख्तलिफ काम करने पड़ सकते हैं। एटम या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो सकता है, या फिर शेयरिंग करके स्टेबल हो सकता है। अब नॉर्मली अब एक बात याद रख लें कि अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, 3 है, 2 है, 1 है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होता है। नॉर्मली शेयरिंग भी कर सकता है, लेकिन आप फिलहाल ये याद रख लें कि अगर किसी एटम के वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स या 4 से कम है, लेस देन 4, अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो लूज करके स्टेबल होता है। और अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी उसके अंदर 5 हैं, उसके अंदर 6 हैं, उसके अंदर 7 हैं, तो मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होता है। ठीक है। और बाज़ औक़ात इलेक्ट्रॉन शेयरिंग भी कर लेते हैं, यानी 4 हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे, 6 हैं तो 6 शेयर कर लेंगे, यानी 5 से अगर ये 4 से ज़्यादा होते हैं तो बाज़ औक़ात एटम इलेक्ट्रॉन अपने शेयर भी कर लेते हैं, तो शेयरिंग करके भी इलेक्ट्रॉन। तो यानी ये 3 रूल्स हैं, 3 चीज़ें हैं कि एटम लूज़ करके स्टेबल हो सकता है, गेन करके स्टेबल हो सकता है, शेयर करके स्टेबल हो सकता है। कब लूज़ करेगा, कब गेन करेगा, कब शेयर करेगा, ये हम इंशाल्लाह देखेंगे जब हम केमिकल बॉन्ड्स की तरफ आएंगे। फिलहाल सिर्फ, और आप सिर्फ ये चीज़ याद रख लें कि 4 से कम है तो लूज़ करेगा, 4 से ज़्यादा तो गेन करेगा, और बाकी 4 है या 4 से ज़्यादा तो नॉर्मली शेयर भी कर सकता है। तो ये एक पुरानी थ्योरी थी, यानी ये हमें बताती थी कि अगर एटम अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर ले तो वो स्टेबल हो जाएगा, यानी अपने नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लेगा, और अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस जैसी हो जाएगी तो वो स्टेबल हो जाएगा। ये एक पुरानी थ्योरी समझी जाती थी। अगर नॉर्मली आज की बात की जाए तो आज हम देखते हैं कि एटम स्टेबल किस तरह होता है। तो आज अब ये जो ऑक्टेट रूल वाली थ्योरी है ये बाद में जाके फेल हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर एलिमेंट्स, ज़्यादातर एटम्स इसको फॉलो कर रहे होते हैं, इसके ऊपर पूरा उतर रहे होते हैं, तो हम इसको भी साथ साथ अभी चलने देते हैं। लेकिन आज की जो लेटेस्ट थ्योरी है वो ये एक स्टेटमेंट है, ये देख लीजिएगा, टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। यानी एटम स्टेबल होने के लिए क्या करता है कि पोटेंशियल एनर्जी को लोवेस्ट कर लेता है। अब याद रखें, बड़ी सिंपल सी बात है कि कोई भी सिस्टम उस वक्त स्टेबल होगा जब उसकी एनर्जी कम से कम होगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे पास एक रिंग है, ये मेरे पास एक दूसरा रिंग है। अब देखें कि मेरे पास बॉल है, मैं बॉल रखना चाहता हूँ, एक मैं बॉल रखता हूँ यहाँ पे, एक मैं बॉल रखता हूँ यहाँ पे। ये आपके पास A है और ये हमारे पास B है। आप मुझे बताएं कि एक सिस्टम A है और एक सिस्टम B है, कहाँ पे ये रेड वाला जो बॉल है ये कहाँ पे स्टेबल है? सिंपल बात है, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये B वाली जगह जो यहाँ पे रखा हुआ है, यानी नीचे ज़मीन के साथ जो पड़ा हुआ है, यहाँ पे स्टेबल है। उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि यहाँ पे इस बॉल ज़मीन से ऊपर है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, और यहाँ पे ये बिल्कुल ज़मीन के साथ है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो हमें नज़र आ रहा है कि ये स्टेबल है, और जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है तो हमें नज़र आ रहा है कि गिरने का ख़तरा ज़्यादा है, ये स्टेबिलिटी इसके अंदर इतनी ज़्यादा नहीं है, स्टेबल इतना नहीं है, अनस्टेबल है। तो नॉर्मली लाइफ के अंदर हम देखते हैं कि जिसकी एनर्जी जितनी कम होती है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो याद रख लीजिए कि कोई भी सिस्टम उस वक्त स्टेबल होता है जब उसकी एनर्जी मिनिमम होती है। हम भी चाह रहे होते हैं कि हमारी एनर्जी भी जो है वो कम से कम रहे, हम अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर ना आए। यानी एक्साइटेड स्टेट का मतलब हमें गुस्सा ना आए, यानी हम गुस्सा करते हैं तो हम जो है ना पता नहीं क्या क्या कुछ कर देते हैं। उस वक्त हम, जब गुस्सा आ रहा होता है तो उस वक्त हम स्टेबल नहीं होते, लेकिन नॉर्मली मूड के अंदर हम जो है वो अपनी एनर्जी कम से कम रखने की कोशिश करते हैं ताकि ना लड़ाई झगड़े हों और हम जो है वो स्टेबल रहें। अच्छा सॉरी। अच्छा, उसके बाद एक और एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं। मैं कहता हूँ अब हम इस चीज़ को समझने की तरफ जा रहे हैं आगे। मेरे पास एक एटम है, एक ही एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसके इलेक्ट्रॉन है। एक ही एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसके इलेक्ट्रॉन है जनाब अली। ये मैं कहता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन, ये एटम A और ये एटम B है। इसका एटम का न्यूक्लियस है ये, यानी न्यूक्लियस ऑफ A, और ये इसका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऑफ A। ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ B, और ये इसका इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस ऑफ
इलेक्ट्रॉन ऑफ बी। तो नॉर्मली अगर बात की जाए कि एटम ए का न्यूक्लियस और एटम बी का न्यूक्लियस, अगर इन दोनों के दरमियान हम देखें, या इलेक्ट्रॉन एटम ए का इलेक्ट्रॉन और एटम बी का इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के दरमियान जो फोर्सेस होंगी वो फोर्सेस रिपल्शन की फोर्सेस होंगी, हमें नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। तो जब सेम चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे के दरमियान क्या होती है? रिपल्शन होती है। यानी अगर आप बात करें तो एटम ए का न्यूक्लियस और एटम बी का न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन एटम ए का इलेक्ट्रॉन और एटम बी का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखते हैं कि न्यूक्लियस ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, और दूसरी तरफ अगर बात करते हैं न्यूक्लियस ऑफ बी और इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, इनके दरमियान भी एक फोर्स होगी, और वो फोर्स कौन सी होगी? अट्रैक्शन की फोर्स। अगर दो एटम के दरमियान देखें हम लोग तो दो तरह की फोर्सेस होती हैं कि एक के न्यूक्लियस और दूसरे के न्यूक्लियस के दरमियान रिपल्शन की फोर्स होती है, एक के इलेक्ट्रॉन और दूसरे के इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन की फोर्स होती है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखते हैं तो एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। दो एटम्स के दरमियान दो तरह की फोर्सेस पाई जाती हैं, अट्रैक्शन की फोर्सेस भी पाई जाती हैं और रिपल्शन की फोर्सेस भी पाई जाती हैं। लेकिन फिर भी एटम एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो करीब आएंगे उनके दरमियान बॉन्ड बनेगा और वो स्टेबल हो जाएंगे। होता ये है कि जब दो एटम एक दूसरे के करीब आना शुरू करते हैं, आते आते उनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स है, आते आते एक टाइम आता है कि वो जितना करीब आ सकते हैं उतना करीब आ जाते हैं। यानी वो दो एटम जितना करीब आ सकते हैं वो उतना करीब आ जाते हैं। तो मैक्सिमम जितना वो करीब आ सकते हैं उनका दरमियानी फासला जितना होता है उस फासले को हम लोग नाम देते हैं बॉन्ड लेंथ का। अब नॉर्मली मैं आपको यहाँ से बात करता हूँ, उसके बाद वो करीब क्यों नहीं आते। तो अब आपने ये चीज़ याद रख लेनी है कि कोई भी एटम स्टेबल होना चाहता है तो वो अपने सिस्टम की एनर्जी क्या करेगा? मिनिमम कर लेगा, लोवेस्ट एनर्जी कर लेगा। जब उसकी एनर्जी लोवेस्ट हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो एक ग्राफ देखते हैं हम लोग। लेट सपोज कि ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये पोटेंशियल एनर्जी, लेट सपोज कि ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे हमारे पास जो है ये आर है। आर का मतलब ये है कि डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, यानी ये दो एटम जब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो इनके करीब आने का जो दरमियानी फासला है उसको हम लोग आर कहते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू हम समझते हैं 0। ये जब दो एटम्स एक दूसरे से इनफाइनाइट फासले के ऊपर है, यानी आर जो है वो इनफाइनाइट, तो उस वक्त उनकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ कि यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है जी? 0। जब एटम एक दूसरे के करीब आते हैं यानी आर कम होना शुरू होता है, आर कम हो रहा है, दो एटम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अब देखें कि यहाँ से अगर आप आगे की तरफ चलते हैं तो आर की वैल्यू बढ़ी है, यहाँ से पीछे की तरफ आते हैं तो आर की वैल्यू कम हो रही है। अब यहाँ से जिस तरह आप पीछे की तरफ आते हैं, आप देखें आर की वैल्यू कम कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, माइनस में जा रही है, कम हो रही है। यहाँ पे आके एक टाइम आएगा कि यहाँ पे आके पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम हो जाएगी, यानी इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी मज़ीद कम नहीं होती, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती। यानी इस जगह पे आके जब एटम करीब आते इतना करीब आ जाते हैं कि उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है, तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है, ये हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे एटम इतना करीब आ गए, अब यानी 0 से लेके इतना फासला है, यानी ये जो फासला है हम इसको कहते हैं ये आर नोट है। यानी एटम एक दूसरे के इतना करीब आ गए हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो फासला रह गया, पहले एटम एक दूसरे से इतना दूर थे, करीब आते इतना, यानी यहाँ पे आ गए हैं कि उनके दरमियान पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई है, यानी नेगेटिव में तो है लेकिन मिनिमम हो गई है। तो इस पॉइंट पे आगे जहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई है, इसको हम लोग नोट कहते हैं जी, ये पॉइंट हम नोट कर लेते हैं आर नोट, और इस आर नोट को ही हम लोग कहते हैं जनाब अली, ये हमारे पास होती है बॉन्ड लेंथ। उसके बाद एटम मज़ीद करीब नहीं आते, उसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर वो मज़ीद करीब आएंगे तो उनके दरमियान रिपल्शन की फोर्स स्टार्ट हो जाएगी, यानी उसके बाद अगर वो मज़ीद करीब आ जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है कि वो स्टेबल नहीं रहेंगे, उनकी स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। और स्टेबिलिटी ख़त्म होने की वजह क्या है कि वो उस वक्त तक तो करीब आए जब उनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स मैक्सिमम हो रही थी, लेकिन अगर उसके बाद वो मज़ीद करीब आएंगे तो अट्रैक्शन की फोर्स के साथ साथ उनकी रिपल्शन की फोर्स ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, और अगर रिपल्शन की फोर्स ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी और उनकी स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो दो सूरतें थी, इन दोनों सूरतों में एटम ने स्टेबल होना था। ये जो थी ये पहली सूरत थी,
और ये जो थी ये लेटेस्ट सूरत है। यानी आज के दौर में अगर हम देखेंगे तो कोई भी एटम स्टेबल होना चाहता है तो उसको अपनी एनर्जी मिनिमम से मिनिमम करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखेंगे तो उसके अंदर भी हम देखेंगे कि जब जब बॉन्ड बनता है आप देखेंगे उस वक्त एनर्जी मिनिमम होती है, या जब जब एनर्जी मिनिमम होगी आप देखेंगे उस वक्त बॉन्ड फॉर्मेशन होती हुई नज़र आएगी। ये आर्टिकल था। इस आर्टिकल के अंदर हमने देख लिया कि कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड क्या है, केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, और उसकी 2 कंडीशंस भी देख ली हमने। हम मज़ीद अब अगले लेक्चर के अंदर इससे अगली वीडियोस के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो हमारा आयनिक बॉन्ड के ऊपर, और उसके अंदर एक लेंथी आर्टिकल होगा। तो केमिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमारे साथ रहिएगा और वीडियोस देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो अगर पसंद आई है, आपको कोई एक भी नई चीज़ सीखने को मिली है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई या कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट दीजिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।